नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी छत्तीसगढ़ में मोदी के बयान पर राहुल के पलटवार की, भूपेश बघेल पर ईडी के दावे की, वसुंधरा के ऐलान से मुश्किल में आए मोदी की, एमपी में सिंधिया और कमलनाथ में छिड़ी जंग की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात सीजीआई के बड़े बयान की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के बालाघाट के कटिंगी की जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर जोरदार हमला। कहा वो धर्म जाति के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाती है। मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। अहमदाबाद कोर्ट के आदेश को दी चुनौती। तेजस्वी यादव ने अपने बयान में गुजरातियों को कहा था महाठग। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्रियों के साथ की बैठक में राज्य की 28 में से 20 सीटें जीतने का रखा गया लक्ष्य। बैठक में 19 मंत्रियों ने लिया हिस्सा। अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन भेजने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा बीजेपी डर पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहा जाता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ में आज राहुल गांधी की मौजूदगी से बीजेपी के चेहरे का रंग उड़ा उड़ा नजर आया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पीएम मोदी भी बीजेपी के प्रचार के लिए पहुंचे थे, जहां उनके निशाने पर कांग्रेस थी। कांग्रेस को करीबी विरोधी बताकर उन्होंने कई आरोप लगाए। इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में पीएम मोदी के आरोपों का करारा जवाब दिया। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर और खरसिया में रैलियां की। इन रैलियों में जबरदस्त भीड़ देखी गई। खरसिया में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, जहां उन्होंने ओबीसी मुद्दे पर मोदी को घेर लिया। उन्होंने कहा, आपको कुछ बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी शब्द का प्रयोग किया, प्रधानमंत्री बने, 24 घंटा देश से कहें मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, मगर जब ओबीसी की मदद करने का समय आया, जाति जनगणना करवाने का समय आया, हिंदुस्तान में कितने ओबीसी हैं वो आंकड़ा देश के सामने रखने का समय आया, तो प्रधानमंत्री कहते हिंदुस्तान में जात नहीं है, ओबीसी कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आज पीएम मोदी की भी जनसभा थी, जहां उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए थे। तो वहीं राहुल गांधी ने मोदी पर पलटवार करते हुए जगदलपुर में अपने काम गिनाए। राहुल ने कहा, पीएम मोदी ने कहा था सभी को 15 लाख रुपए देंगे, नोटबंदी से काला धन मिटेगा, जीएसटी से हिंदुस्तान बदलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस सरकार ने जितने भी वादे किए सभी को पूरा करके दिखाया है। वहीं जगदलपुर के लिए कांग्रेस के काम गिनाते हुए राहुल ने आगे कहा कि बीजेपी शासन में बंद हुए स्कूल खोले गए, 23,000 लोगों की जमीन वापस दी गई, अडानी का प्रोजेक्ट रद्द किया गया, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए गए, 10 कारखाने खोले गए, आत्म आनंद स्कूल खोले गए। राहुल के इस पलटवार ने बीजेपी और पीएम मोदी की बोलती बंद कर दी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 7 नवंबर को 20 सीटों पर मतदान होगा। राहुल गांधी की ये तेवर बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर रहे हैं। मुश्किल में तो मोदी सरकार भी है। छत्तीसगढ़ में कुछ ही घंटों बाद पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। पहले चरण के लिए 20 सीटों पर वोटिंग होगी, और वोटिंग से पहले राज्य में ईडी की सक्रियता बढ़ गई है। दरअसल ईडी की सक्रियता सिर्फ उन राज्यों में दिख रही है जहां कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में ईडी के साथ ही बीजेपी भी सवालों में आ गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा, लेकिन पहले चरण की वोटिंग से पहले ईडी की ओर से बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं को महादेव वोटिंग ऐप की तरफ से 500 करोड़ की रकम दी गई है, और इस खबर के बाद बीजेपी ने कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने महादेव को भी नहीं छोड़ा और अवैध सट्टेबाजी ऐप के जरिए भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरी भरने का काम किया है। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। पीएम मोदी कांग्रेस को घेरने में जुटे रहे तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने साफ बीजेपी को इस मामले में करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बल्कि मेरी छवि खराब करने का प्रयास है। मैंने पहले भी कहा है कि वे भ्रष्टाचार में शामिल होंगे, लेकिन दोष विपक्ष को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने ही महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले की जांच शुरू की थी और कई लोगों को गिरफ्तार किया।
बघेल के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। खड़गे ने कहा कि उनका काम ही लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना है। छत्तीसगढ़ में कोई डरने वाले वोटर और नेता नहीं है। आज वो लोग जो कर रहे हैं, कल वे इसका भुगतान करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है, नेता नहीं है, और जो वो कर रहे हैं वो कल वो भी लोग उसका भुगतान करेंगे। ईडी और बीजेपी के कनेक्शन से जनता भी वाकिफ है। इधर वसुंधरा के कनेक्शन बीजेपी के साथ आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने वसुंधरा राजे सिंधिया को झालरापाटन से टिकट दिया, जिसके बाद राजे ने नामांकन भी भर दिया है। नामांकन भरने से पहले वसुंधरा ने रैली की और इस रैली में वसुंधरा ने जो ऐलान किया उसने बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है। तो क्या कहा है वसुंधरा राजे सिंधिया ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में बीजेपी की गुटबाजी अब खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है, जिसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और इस बीच झालरापाटन सीट से चुनाव लड़ रही वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने नामांकन से पहले अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। चुनावों के बीच राजे ने रैली में कहा अब वो रिटायर हो सकती हैं। वसुंधरा के ऐलान पर उनके समर्थकों ने जमकर तालियां बजाई। वसुंधरा के इस ऐलान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा के कई खास समर्थकों के टिकट काट दिए गए हैं, जिससे नाराज होकर उन्होंने ये बयान दिया है। तो कांग्रेस नेताओं का दावा है कि राजे ने ये बयान बेहद सोच समझ कर दिया है, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो चुका है कि राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो दूसरी ओर बीजेपी हाईकमान हैरान और परेशान दिखाई दे रहा है। ऐसे में जैसे ही वसुंधरा ने रिटायरमेंट की बात कही, तुरंत ही उन्हें मनाने की कोशिशें शुरू हो गई और इसका असर ये हुआ कि वसुंधरा अब अपने बयान से यू टर्न ले रही हैं। वसुंधरा से जब उनके रिटायरमेंट वाले बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह हंसी मजाक में कही गई बात थी, इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन राजे को एहसास है कि उन्होंने जो बयान दिया वो अपना असर चुनावों में जरूर दिखाएगा। अब इस बयान का वसुंधरा को भले ही फायदा हो, लेकिन ये जरूर तय हो गया है कि वसुंधरा के बयान ने बीजेपी का बड़ा नुकसान कर दिया है। वसुंधरा ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। इधर एमपी में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। मध्य प्रदेश की सियासत में अब कौवे की एंट्री हो गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद को काला कौवा बताया है। कांग्रेस ने कौवे के सारे अवगुण खोज डाले और उसकी तुलना सिंधिया से कर दी। कमलनाथ ने कहा कि वो काले हों या पीले, सब जानते हैं उन्होंने क्या सौदा किया, जिसके बाद सिंधिया और कमलनाथ की जंग दिलचस्प हो गई है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। ज्योतिरादित्य सिंधिया के झूठ बोले कौवा काटे वाले बयान पर कमलनाथ ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भी कुछ कहें, आम जनता गवाह है कि क्या कोई सौदा हुआ, किस प्रकार के फायदे उन्होंने उस वक्त हमारी सरकार से लिए, सब जनता जानती है। मुझे इन चीजों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ज्योतिरादित्य जो कुछ कहें, आम जनता गवाह है कि क्या इस प्रकार का सौदा हुआ, किस प्रकार के फायदे उन्होंने उस वक्त हमारी सरकार से लिए, ये सब जनता जानती है। तो मुझे इन सब चीजों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। एमपी में इस वक्त बीजेपी अपनी हार को टालने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 नवंबर को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्होंने किसान माफी योजना और ऋण माफी योजना के 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट बंटवाए, मेरे हाथ से भी बंटवाए। पुरानी कहावत है, झूठ बोले कौवा काटे। मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूँ। उनके इसी बयान पर कमलनाथ ने आज पलटवार किया है। कमलनाथ ने कहा कि ज्योतिरादित्य जो भी कुछ कहें, आम जनता गवाह है। किस प्रकार का सौदा हुआ, किस प्रकार का फायदा उन्होंने कांग्रेस सरकार से लिया, ये किसी से छुपा नहीं है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी कटाक्ष कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के नहीं होने से कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया की बदौलत नहीं बल्कि अपनी बदौलत बड़ी संख्या में सीटें जीती थी। ग्वालियर और मुरैना में कांग्रेस ने स्थानीय निकाय चुनाव में जीत हासिल की। साल 2018 में भी कांग्रेस ने एकजुटता से चुनाव लड़ा था और इस साल भी एक साथ ही चुनाव लड़ेगी। एमपी में सिंधिया की ये बयानबाजी उनका ही नुकसान कर रही है। नुकसान तो बीजेपी को 2024 में भी होने वाला है। विधानसभा चुनावों के बीच अब इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। गठबंधन के नेताओं के बीच चर्चाएं शुरू हो गई हैं और ये भी तय हो गया है कि गठबंधन की बैठक जल्द बुलाई जाएगी। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पटना में सीपीआई की रैली में नीतीश कुमार ने दावा किया कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चलते इंडिया गठबंधन की तैयारियों पर ब्रेक लग गया है, क्योंकि गठबंधन का सबसे बड़ा पार्टनर कांग्रेस चुनावों में बिजी है।
नीतीश के इस बयान को बीजेपी इंडिया गठबंधन की असफलता के रूप में भुनाने की कोशिश में जुट गई थी, लेकिन इंडिया ने बता दिया है कि वो बीजेपी को कोई मौका नहीं देगी। नीतीश के बयान के बाद अब इंडिया गठबंधन की बैठकों को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। सबसे पहले आरजेडी चीफ लालू यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम आवास में नीतीश कुमार से मुलाकात की और उसके बाद खड़गे ने नीतीश कुमार से बात करते हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी नेताओं के व्यस्तता को बड़ा कारण बताया। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि तेलंगाना और राजस्थान में बचे हुए टिकट वितरण के बाद जल्द ही गठबंधन की बैठक बुलाई जाएगी, यानी गठबंधन की बैठक नवंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में हो सकती है। विधानसभा चुनाव के समाप्त होने तक का इंतजार नहीं किया जाएगा, यानी गठबंधन की बैठक नवंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में हो सकती है। विधानसभा चुनाव के समाप्त होने तक का इंतजार नहीं किया जाएगा। खड़गे ने नीतीश से इंडिया अलायंस को लेकर मजबूत करने और आगे क्या रणनीति बनाई जाए इस बारे में भी बात की। खड़गे और नीतीश के बीच हुई बात के बाद एक बार फिर बीजेपी की उम्मीद टूट गई है, जो इंडिया गठबंधन में बिखराव के दावे कर रही थी। दरअसल इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हुआ है। गठबंधन में शामिल 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग और गठबंधन की रैलियों को लेकर चर्चा होना है, जिससे जल्द ही सीटों का बंटवारा कर चुनाव अभियान को तेज किया जाएगा। संकेत इस बात की है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह से गठबंधन की रैलियां शुरू हो जाएगी। इंडिया गठबंधन से पहले ही बीजेपी बैकफुट पर है। इधर फिलिस्तीन इजराइल जंग से मोदी सरकार बैकफुट पर है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 से जंग जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ गजा इजराइल के बीच चल रही जंग को करीब 1 महीना होने वाला है। इन चारों देशों के बीच चल रही जंग की वजह से अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर बीजेपी सांसद ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मोदी सरकार की विदेश नीति ने भारत को दुनिया में अलग थलग कर दिया है। जो मुल्क हमेशा भारत के साथ खड़े रहे हैं, अब वो भारत से दूर जा रहे हैं और इसका असर भारत की सुरक्षा पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। खासतौर पर रूस और इजराइल संबंध पर पड़ रहे असर ने देश की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इस समय ये दोनों ही देश लड़ाई में उलझे हुए हैं, जिस कारण से भारत की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि सुरक्षा उपकरणों के मामले में भारत बहुत हद तक इन दोनों देशों पर निर्भर है और इसे लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी अपनी पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही वरुण ने कहा कि मोदी सरकार में देश की सुरक्षा विदेश सहयोग पर टिकी हुई है। वरुण ने कहा कि इकोनॉमिक टाइम्स में आज मेरा लेख इस बात पर है कि लगातार बाहरी संघर्षों के कारण रूस और इजराइल से भारत का रक्षा आयात खतरे में है। अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए हमें तत्काल रक्षा स्वदेशीकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। आधुनिकीकरण के लिए अधिक धन आवंटित करना चाहिए। खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहिए। स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए। इजराइल के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बीजेपी अब घोषणा पत्र नहीं, गारंटी जारी कर रही है। कल छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी की गारंटी नाम से पत्र जारी किया। भाई, गारंटी तो वो होती है जो कि पूरी की जाए। आखिर उस गारंटी का क्या हुआ जो 2014 में लोगों को 15 लाख रुपए देने की कही थी? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात सीजेआई के बड़े बयान की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने महिला आरक्षण और ओबीसी को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने बताया कि किस तरह से कोर्ट में पिछड़ों और महिलाओं की संख्या बढ़ी है। तो क्या कहा है सीजेआई ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में इस समय महिला और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा चर्चाओं में बना हुआ है और सवाल सुप्रीम कोर्ट में महिला और ओबीसी समुदाय के जजों की संख्या पर भी उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने देते हुए एक किताब का हवाला दिया है। सीजेआई ने कहा कि अगर पिछड़ों को बेहतर अवसर देने हैं तो हमें सबसे पहले इसके फायदे देखने होंगे। इसे समावेशी तरीके से समझना होगा। हाई एजुकेशन में महिलाएं कम होती जा रही हैं। ज्यादातर टेस्ट भी अंग्रेजी में होते हैं। ऐसे में वो लोग पीछे हो जाते हैं जो कि अंग्रेजी के माहौल से नहीं आते हैं।
सीजीआई ने आगे कहा कि सीनियर के चैम्बर में एंट्री पाने के लिए भी एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। ऐसे में बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन एक अच्छी बात बताना चाहूंगा, पूरे भारत में स्टेट लेवल की कोर्ट में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की नियुक्ति हो रही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जिला अदालतों में 120 में से 70 महिलाओं की नियुक्ति होती है। जब लॉ फर्म में महिलाओं की नियुक्ति होती है तो एक माइंडसेट होता है कि महिलाओं पर परिवार की भी जिम्मेदारी होती है, बच्चों को भी देखना होता है। जब तक हम इस सोच को नहीं बदलेंगे तब तक सुधार पॉसिबल नहीं है। जब तक हम पिछड़ों और महिलाओं को निचले स्तर पर शामिल करना नहीं शुरू करेंगे, ऊपरी स्तर पर सुधार नहीं होगा। सीजीआई चंद्रचूड़ के हिसाब से लोअर कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं और पिछड़े वर्गों की मौजूदगी होनी जरूरी है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।